नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। एक सवाल मैं अपने दर्शकों के दिमाग में डालना चाहता हूं ताकि वो भी इस बारे में सोचे और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही भी करें। सवाल यह है कि क्या 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी झंझावात से गुजरने वाले हैं? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये कह सकते हैं एक बड़े संकट से होकर गुजरने वाले। क्यों? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और फिर अचानक सीजफायर और उसके बाद लगातार चीन का व्यापारिक स्तर पर रोड़े अटकाना, अमेरिका के राष्ट्रपति का बार बार भारत के एक तरीके से अपमानित करने की कोशिश करना और इस बीच मोहन भागवत की तरफ से यह बयान आना कि 75 साल की उम्र में तो लोगों को पद छोड़ देना चाहिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई और यह कहा जा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि संघ ने अपना अंगद का पैर हटा दिया है। तो संसद सत्र के अंदर बहुत तीखे सवाल होने वाले हैं जिनका सामना सरकार को करना है और पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जूझते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी एसआईआर की जो पूरी मुहिम चल रही है, वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है लेकिन हमले सरकार पर हो रहे हैं कि इनकी मिलीभगत से वहां के चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा विपक्ष कहता है। कि गहरे सवाल है, भारत के लोकतंत्र से जुड़े हुए सवाल है, भारत के भविष्य से जुड़े हुए सवाल हैं और इन सब के बीच में और केंद्र में है नरेंद्र मोदी जी। तो मुझे नहीं लगता प्रभु चावला जी से बेहतर इन सवालों का कोई जवाब दे सकता है क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन का एक रिजर्वायर उनके पास रहता है, शायद हम लोगों में सबसे ज्यादा इक्विप्ड, सबसे ज्यादा एलिजिबल वो है। तो आज फिर प्रभु चावला जी हमारे सामने रहेंगे, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर और कई सरकारों के गिराने वाले नायक। प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस उम्र में भी आपकी ऊर्जा को देखकर हम मैं तो कम से कम बहुत ही हतप्रभ रहता हूं। मैं बहुत आश्चर्यचकित रहता हूं कि आप 75 पार तो हो ही गए हैं। मैं तो 80 का पहुंचने वाला हूं 1 साल के अंदर। आप सोचिए 80 की उम्र में भी आप लगातार पत्रकारिता में जुड़े हुए, एक अखबार का लगातार संपादन कर रहे हैं और दिन भर आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि योर एनर्जी इज इन्फेक्शियस। मोदी जी के बारे में भी लोग यही कहते हैं पत्रकार की उनकी एनर्जी बड़ी इन्फेक्शियस है। वैसे 5 साल छोटे हैं मोदी जी। आपसे छोटे। अब जो मैंने सवाल उठाया है, क्या वो सवाल नाजायज सवाल है? क्या उस सवाल का कोई अर्थ है या नहीं सर? सवाल आप एक बार दोबारा से, बहुत सारे सवाल पूछे ना आपने। मेरा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री जी इस वक्त एक बड़े झंझावात में फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके राष्ट्रवाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं, अमेरिका लगातार एक तरीके से हमला करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो विदेश नीति हो या फिर अंदर संघ परिवार हो, दोनों तरफ से हमले हो। विपक्ष तो कर ही रहा, राहुल गांधी अचानक बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए। देखो आशुतोष, मोदी जी के लिए सबसे बढ़िया बात क्या रहती है कि वो हमेशा सुर्खियों में बने रहे। हर नैरेटिव जो हिंदुस्तान में हो रहा हो या विदेशों में हो रहा है, उसके केंद्र बिंदु मोदी रहे। इससे बड़ी उनके लिए सर्टिफिकेट कोई नहीं हो सकता। आज 11 साल होने वाले हैं, उनके कंप्लीट होने हैं और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इंदिरा गांधी के बाद रिकॉर्ड टूट रहा है, तो 11 साल बाद आज भी मोदी जी सुर्खियों में हैं। ये उनके लिए अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको सुन करके वो बहुत खुश होंगे कि मैं ही केंद्र बिंदु हर चीज का। ये जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेट मी, लव मी, बट डोंट इग्नोर मी। तो मोदी जी को से लागू होता है कि मोदी जी हमेशा, सब उठते हैं सुबह, उनको 365 दिन में क्या सुर्खियां बटोरनी है, उनका प्रोग्राम बना होता है 365 दिन का।
तो उसमें आशुतोष और प्रभु चावला तो बहुत नीचे आते हैं, बाकी लोगों के नाम आते हैं जिनको डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो सुर्खियों में हैं, सवाल उनसे पूछा जाता है, उन्हीं को वाहवाही भी दी जाती है, उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, परंतु भारतवर्ष के अंदर मोदी के अलावा कोई नहीं है। कि वो भी चाहते हैं ऐसा एक इम्प्रेशन होना चाहिए, और हम पत्रकारों ने वैसा इम्प्रेशन बनाने में उनकी मदद बहुत की है कि हर बात के लिए मोदी जिम्मेवार हैं, हर बात की खुशी के लिए मोदी जिम्मेवार है, कि मोदी के अलावा कोई हमारे पर अटैक करने के लिए कोई है नहीं। तो वो भी ठीक है, वो भी चाहते हैं मेरे पर अटैक, क्योंकि वो क्रेडिट हर चीज का लेना चाहते हैं, हर जगह उनकी फोटो छपनी चाहिए, हर जगह उनका फ्रंट पेज की हेडलाइन बननी चाहिए, कोई भी नेगेटिव अगर पब्लिसिटी होनी वो भी उनके नाम से होनी चाहिए। तो सुर्खियों में जब आपने देखा होगा देश के अंदर जब मुख्यमंत्री की पिक्चर लगती है तो साथ में मोदी की लगनी चाहिए, किसी स्टेट के अंदर कुछ भी हो रहा हो उनके अंदर मोदी की पिक्चर आनी चाहिए। तो हम और आप बात जब तक मोदी के बारे में बात नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान का जो करंट न्यूज एनवायरनमेंट है उसमें वो बात फिट नहीं बैठेगी। पर आपकी बात सच है कि मोदी जी के ऊपर सवाल हर सेशन में उठते आ रहे हैं कि शायद कितने हर साल 5 सेशन 4 सेशन होते हैं, तो 11 साल के अंदर 44वां सेशन होगा जिसमें वो पेश आ रहे होंगे, और हर सेशन में हर प्रधानमंत्री के ऊपर कोई ना कोई अच्छी चीज आ रही है। नरसिम्हा राव के ऊपर करप्शन के चार्जेस आए, फिर उसके बाद वीपी सिंह के बारे में जब भी आप देखते हैं हर सेशन में कोई ना कोई बातें खड़ी हो जाती हैं। तो अब जो सेशन आता है हमेशा पहला सेशन जो होता है फाइनेंशियल ईयर का, जब राष्ट्रपति उसके अंदर संबोधन करते हैं तो उसके अंदर जाकर कहीं ना पर अब तो ये तीसरा सेशन है क्योंकि अब मानसून सेशन हो रहा है। इस बीच में काफी सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ट्रूमन अपने जो ट्रम्प साहब हैं अपने ट्रम्प पर जाते रहते हैं, हर बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन होता रहता है। तो उसके ऊपर सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल ये है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो ओपिनियन पोल हम लोग छाप रहे हैं उसमें कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। मतलब हम और आप जो मर्जी कह लें 72% 74% 11 साल से लगातार 70 से ऊपर पॉपुलैरिटी लेवल पे हैं, तो कुछ चीज तो होगी। या तो हम लोगों ने उनकी पॉपुलैरिटी बना रखी है, जनता इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। जब 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था हमें लगता कि 2 जीत चुके हैं, माइनॉरिटी में आ गई है सरकार पहली बार, तो उसके बाद उनका जो है जो परचम है बढ़ेगा नहीं, फिर उसके बाद स्टेट के बाद स्टेट जीतते चले गए। अब बिहार का चुनाव आने वाला है जिसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं आप। तो सवाल ये है कि राजनीति के अंदर जो हमेशा आउटकम क्या है, मैंडेट पब्लिक का क्या है, मैंडेट पब्लिक का उनके फेवर में लगातार आता रहा है। उसका कारण जो भी रहे, जो आप जानते हैं मैं जानता हूँ सब कुछ जानते हैं, परंतु आप ये पूछा उसके बाद सवाल पूछिए आप। उन्होंने गलतियां की, सिंदूर में कह सकते हैं कि ऊपर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कई चीजें कॉन्ट्रडिक्शन है, आर्मी वाले कुछ कह रहे थे, पॉलिटिकल लोग कुछ और कह रहे थे, ये सब सवाल पूछे जाएंगे उनसे, उसका जवाब भी वो शायद जबकि देंगे जिस तरह से भाषण देते हैं। परंतु अल्टीमेट नेट रिजल्ट क्या, नेट ये है कि क्या भारत की जनता उनकी जो भी कंडीशन है, जो भी उनकी बातचीत है, जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है, दो बुला है, अपॉर्चुनिज्म है, पार्टी तोड़ना है, रेड करवाना है, लोगों को बंद कराना है, उसके बावजूद भारत की जनता उनकी बातों पर मोहर लगाती है, तो आप जितने सवाल पूछते रहिए उसका असर क्या होगा। बट सर एक बात ये मुझे बताइए कि मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जैसे कि राष्ट्रवाद को लेकर एक गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीज फायर का कोई बहुत क्लियर जवाब नहीं आ पाया है। दूसरी बात क्या है कि जैसे उन्होंने खुद कहा था प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले कि हमने सेना को पूरी छूट दे दी है। अब जो कैप्टन शिव कुमार जी हैं वो तो कहते हैं कि भाई हमारे तो हाथ पैर बंधे हुए थे, हमसे तो कहा गया था कि आप मिलिट्री पर अटैक नहीं करिए, और जो एक तरीके से विमान गिरे वो इसलिए क्योंकि हमारी अपनी कुछ गलतियां थी या राष्ट्रीय नेतृत्व पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमारे हाथ पैर बांध दिए थे। ये ध्वनि अगर आप देखें तो कैप्टन शिव कुमार से भी आती है, उसके पहले जो सीडीएस चौहान वो भी कुछ उसी तरीके की बात करते हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल डिप्टी आर्मी चीफ हैं राहुल सिंह वो भी उस तरीके की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पर कम से कम एक सवाल तो खड़ा होता है, और राष्ट्रवाद के मसले पर ये सवाल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैंने पूरी छूट दे दी कि आर्मी जो भी फैसला करेगी मंजूर होगा। उसको 2 महीने बाद जवाब आया कि नहीं, हमारे को रुका गया कि हम जो करना चाहते थे नहीं करना पाए। सोचते हैं कि हर जगह पर वॉर जब होता है, जब हम वॉर करते हैं, जब भी कोई जैसे क्रिकेट की टीम की अगर आप देखते हैं कि हर बार स्ट्रैटेजी बदल दी जाती है कि अब जब आप 6 आउट हो गए, आप स्कोर आपका रन चेजिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको परेशानी होती है। जैसे आपने फिर अभी थर्ड टेस्ट में देखा होगा कि दूसरे दिन उन्होंने 670 बनाने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में तो स्ट्रैटेजी बदलती रहती है। जो उन्होंने कहा कि हमें छूट दी है, तो एक तो कहना जरूरी है कि मनोबल कैसे बढ़ेगा। पर सवाल ये कि जो आपने सवाल उठाया कि उन्हें एक आर्मी के ऑफिसर ने कहा कि हमारे को रोका गया, उसके फिर क्या स्ट्रैटेजी होगी ऊपर काफी डिस्कशन चल रही है कि ट्रंप ने कहा या आर्मी ने कहा, और डोल साहब ने क्या कहा उसके बाद
डोभाल साहब ने कहा कि एक भी दिखा दीजिए फोटोग्राफ जिसके अंदर जी। भारत के किसी एसेट पर अटैक हुआ हो। भारत की किसी मीडिया ने नहीं दिखाया तक, फॉरेन मीडिया ने भी कुछ नहीं दिखाया। जहाज एक गिरा है, इस बात को अब कितने जहाज गिरे इसकी बात की कल्पना नहीं है। एक जहाज का एडमिशन हुआ है क्योंकि वहां पर उन लोगों ने भी एडमिट किया है कि हमारा एक जहाज गिरा है, तो एक जहाज जरूर गिरा है इसके तरफ, पर कितने गिरे इसके ऊपर स्पेकुलेशन की बात ये है। अब डोभाल साहब की बात मानकर इंटरनेशनल मीडिया जो हमारे खिलाफ है, हिंदुस्तान के खिलाफ ज्यादातर लिखता रहता है, उनकी आदत है, वेस्टर्न नेचर है। कोई भी पार्टी सत्ता में हो उनको हमारे खिलाफ ही लिखना कि भारत तो डेवलप क्यों कर रहा है, इससे उनको कुछ शांति नहीं मिलती है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन वार के अंदर कई चीजें होती है, बोली नहीं जाती। अब मोदी जी नहीं कहते कि आर्मी को हमने छूट नहीं दी है, तो फिर कहते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा है। और उसके बाद स्ट्रेटजी हुई कि जैसे जैसे वार आगे बढ़ा, जो चाहते थे कि उनका टारगेट ये था कि जो उनके ठिकाने हैं उनको खत्म कर दिया जाए, उसके ऊपर डिनायल पाकिस्तान का आज तक नहीं आया। हालांकि एडमिट किया कि मारे गए। तो अगर हमारा लिमिटेड पर्पस ये था कि टेररिस्ट के जो ठिकाने हैं 100 से ज्यादा लोग वहाँ रहते हैं, अगर उनको मारना है, वो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद इन्होंने कहा विड्रॉ कर लिए, क्योंकि इन्होंने अगर लाहौर को घेर लिया या कराची को घेर लिया, जैसे आ रहा है कि इनके अखबारों के अंदर, अगर वो जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी, स्ट्रेटजी तो पूरी फुल वार की थी, इसमें कोई शक नहीं, फुल वार के लिए तैयारी कर रखी थी। और आपका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म क्या था? हमने उनके ठिकानों को खत्म करना है, वो कन्वे कर दिया गया था उनको, पहले किया या बाद में किया, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ कह दिया, किसी और ने कुछ और कह दिया, इंटरप्रिटेशन हो रही है। तो आपका कहना ये ठीक है कि अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन है, परंतु वार के अंदर हर चीज पब्लिक में डिस्कस की जाए ये भी उचित नहीं। पर स्ट्रैटेजी क्या है, ऑब्जेक्टिव हर चीज का होता है कि मेरे को ये ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि हमने ठिकाने समाप्त करने हैं, पाकिस्तान को नहीं हटाना है, खत्म करना है नक्शे से, या किसी शहर के ऊपर कब्जा नहीं करना है, तो उसके अंदर जो आपका क्रिटिसिज्म है वो लगता है थोड़ा सा हमको एक्सपेक्टेशन आता है उनसे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हुआ, इसलिए हम उनका क्रिटिसाइज करें, ये दूसरी बात। क्या ये हमारा ऑब्जेक्टिव था कि लाहौर को हमने खत्म करना है? क्या ये ऑब्जेक्टिव था कि हमारे उनको परमाणु जो उनके बने हुए हैं वो लोग कहते हैं कि अमेरिका के कब्जे में है? अगर अमेरिका के अंदर है, अमेरिकन कंट्रोल करके बैठे जितने भी एटॉमिक सेंटर है, तो अमेरिका ने इंटरवीन जरूर किया। उनको लगता है कि ये तो वही बम फेंकने वाले, तो लगभग पड़ ही गया था वहां पर बम। तो ये भी एक हो सकता है कि जहां पर अटैक किया वहां पर अमेरिकन एसेट्स को नुकसान हो सकता था, अमेरिकन मैनेज्ड एसेट्स को हो सकता था, तो इसलिए वहां पर रुका गया। तो मैं कहूँगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर लिमिटेड पर्पस अगर यही था कि हमने उनके ठिकानों को समाप्त करना है, उसके बाद जितनी भी डिस्कशन हो वो बेकार है, मेरे को लगता है उसमें उचित नहीं है। बिल्कुल। बट सर एक चीज ये मुझे बताइए कि जो दावा अजीत डोभाल ने किया है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी? कह रहे भाई एक शीशा भी नहीं टूटा, और पुंछ राजौरी के इलाके में आपने देखा कि वहां पर रोज लोगों के घर गिर रहे थे, कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, और आर्मी के बड़े सीनियर ऑफिसर्स मान रहे हैं कि भाई हमारे विमान तो गिरे। तो एक तरफ आर्मी के लोग कुछ और बात कह रहे हैं, अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी, वो कुछ और बात कह रहे हैं। ये जो गैप दिखाई पड़ रहा है, ये क्या क्यों ऐसा है? क्या ये माना जाए कि सेना के लोग जो है वो जैसे आत्मनिर्भरता के ऊपर लेके एयर मार्शल ने कह दिया कि भाई हमको तो मिल ही नहीं रही सामान, हम बार बार प्रॉमिस करते हैं मिलता नहीं, तो सेना कुछ और आवाज दे रही है, सरकार कुछ और आवाज निकाल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक तो कि सामान नहीं मिल रहा, वो दूसरी बात है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं पहले। हमारे यहाँ सप्लाई ठीक नहीं है, वो काफी दिनों से चल रहा है। हमारे यहाँ किस तरह से फैसले होते हैं, 20-20 साल लगते हैं किसी चीज को खरीदने के अंदर, फाइलें घूम करते हैं, वो दूसरी बात है। लेट अस कम टू फर्स्ट सेंटेंस। जैसे आर्मी ने कहा कि हमारे विमान गिरे हैं, एक विमान गिरा है, बाकी किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है। जिस कंपनी की ये ऐसी चीज है जिसके अंदर छुपा नहीं सकते आप, कभी ना कभी नहीं है। एक जहाज के एडमिशन इन्होंने किया है, और अब डोभाल के आप कोटेशन पढ़िए ना, हमारे एसेट्स सिविलियन के ऊपर अटैक हुआ, इसके बारे में नहीं कहा उन्होंने। एसेट का मतलब कि हमारे डिफेंस है, यहाँ के हमारा हवाई अड्डा कोई है उसको समाप्त किया है, या हमारे यहाँ कोई मिसाइल अटैक किया है, जैसे हम लोगों ने उनके डिस्ट्रॉय किए सारे के सारे जा करके वहाँ पर उनको सैनिकों के अड्डों पे अस्त्र किया। उनका मतलब ये था सिविल इलाकों में हुआ है, उसमें हुआ, राजौरी में हुआ, वो तो स्पष्ट है कि उन्होंने सिविल, हमने सिविल कहीं भी अटैक नहीं किया, इस पर कोई अटैक नहीं। इसलिए हमारी रणनीति क्या थी कि हम सिविलियंस को नहीं मारेंगे, मर गए होंगे गलती से, और दूसरी बात है। परंतु पाकिस्तान का अटैक सिविलियंस के ऊपर रिवेंट करने कि वो सफल वहां नहीं हो पाए हमारे मिलिट्री एसेट को हाइड करने के अंदर, इसलिए उन्होंने सिविलियंस को अटैक कर दिया। एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए हमारे देश के अंदर देखो जी, सरकार जो है अपने सिविलियंस को नहीं बचा पाई, क्योंकि उनको रोक नहीं पाए, उनके इंटरवेंस जो वहाँ से मिसाइल छूट गई थी उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, इसलिए सिविलियन अटैक कर। तो ये कह सकते हैं कि सिविलियन अटैक हुआ जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर पाए, उसके अंदर नाकामी हमारे यहाँ हो सकती है।
तो डोवाल साहब का कहना ये कि एसेट्स तुम्हारे जो है तो वर्ड उसके अंदर होता है केवल डिफेंस रिलेटेड एसेट, यानी कि हमारे हवाई अड्डे जहाँ पर हमारे जवान खड़े हैं या हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लोग, उसके ऊपर पाकिस्तान की कोई भी मिसाल चाइना की सपोर्ट से हो या किसी और सपोर्ट से हमारे एसेट को वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए जितना हमने उनका नुकसान। बिल्कुल। तो ये ऐसा पहले कभी होता नहीं था। मैं वाजपेयी जी के सरकार के जमाने की भी बात है, उस करगिल के समय में भी इस तरीके की मतलब दो आवाजें नहीं निकलती थी, और ये कम से कम मेरे जैसे लोगों के लिए थोड़ी चिंता का विषय लगती है कि कहीं ना कहीं कुछ गैप दिख रहा है। आपको भी लगता है क्या ऐसा कहीं कुछ गैप है? करगिल के बाद आशुतोष आपको याद होगा एक सुब्रमण्यम कमेटी की मेरे वोट बनी थी उसके बाद कि उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीजें बताई गई थी कि जो डिफॉल्ट पे हालांकि करगिल जीता था, हमने ले लिया कुछ हार गए। उसके बाद सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट बनी, उन्होंने उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नाम की चीज पर की, तो उसके अंदर भी कई फॉल्ट, हर फॉल्ट के अंदर आवाजें तब भी आई थी। अगर आप इंटू पीछे उठा कर चल रहे करगिल के जमाने में भी, उसके बाद क्या हुआ, हमारे ऊपर अटैक हुआ, फिर करगिल के बाद फिर अटैक हुआ। तो ये जो अटल जी के ऊपर अटैक होते आप रथ यात्रा में वहाँ बस यात्रा में गए, आपने आगरा में उनको बोला, उसका करगिल हो गया। तो ये तो उस अटैक वाजपेयी जी के ऊपर है कि आपकी पॉलिसी जो है गलत है, आप दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं, अब बस यात्रा में जा रहे हैं, अब वहाँ पर ताज में बैठा करके उनके 5 स्टार खाने खिला रहे हैं। तो उसके अटैक होते रहते हैं, परंतु ये पॉलिटिकल इशू है, डिफेंस को पॉलिटिकल इशू बना इस वक्त ये है कि हम लोग के पास टेलीविजन बहुत ज्यादा है इस वक्त, पहले नहीं थे इतने सारे। आप जैसे हमारे जैसे लोग सत्य इस्लाम की वेबसाइट भी नहीं चलाते थे। तो इस वक्त क्वेश्चन पूछने वाले, सवाल पूछने वाले बहुत लोग हैं और अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे जाने चाहिए। कि पहले ये सवाल इतने साले पूछते भी होंगे तो कहीं दिखाई नहीं देते थे। इस वक्त हर कॉन्ट्रडिक्शन जो है आर्मी की स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल स्टैंड दोनों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज्यादा है, दिखाई देती है। वो तो उसके अंदर कोई ना नहीं कर सकते क्योंकि वो जहाँ पर सेंट्रलाइज पावर हो सारी की सारी, वहां पर आप सवाल किससे पूछे, उन्हीं से पूछे। जैसे आपने शुरू में कहा कि मोदी जी घेरे जाएंगे, मोदी जी सवाल पूछा जाएंगे, राजनाथ जी से कोई पूछता नहीं है। हालांकि राजनाथ जी बोलते कम है, वैसे भी उन्होंने इतना भी बोला है, उतना ही बोला जो मोदी जी ने बोला वही बोलना है उनको। तो आर्मी के लोगों को भी आप जानते हैं इस सरकार के अंदर कोई भी आदमी आउट ऑफ टर्न नहीं बोल सकता। अगर डिप्टी अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, अगर सिंगापुर में जाकर के वो रिटायर होने के बाद दोबारा से अपॉइंट हुए, 4 जनरल, उनको 4 स्टार दे दिए गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिटायर्ड आदमी को आपने 4 स्टार दे दिए, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। तो इसलिए क्या कि उसका पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएट करना था आर्मी के अंदर उनको। अच्छा, अनिल चौहान को दोबारा ला करके बिठाया गया है जो रिटायर होने के बाद आए हैं और उनको बैठा दिया सबके ऊपर, तो उनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए रखा और सिंगापुर में जाकर उन्होंने बोल दिया। उसके बाद जो दूसरा आदमी बोला, नंबर 3 लेफ्टिनेंट जनरल था या कर्नल था, जो भी था, वो ऐसे अपनी मर्जी से खुद ने बोला होगा, उसको बोला गया है कि आपको ये बोलना है। तो प्रॉम्प्टेड ब्रीफिंग है, मोटिवेटेड है आपको। इसका पर्पस क्या होगा सर? इसका पर्पस क्या होगा? पर्पस ये कि छोटा छोटा क्रिटिसिज्म होगा, बड़ा नहीं होगा। धीरे धीरे लीक करते जाओ इन्फॉर्मेशन को। आप जो आपकी गलती है जो 5 साल बाद 2 साल बाद बड़ी निकले, धीरे धीरे लीक करते जाओ। तो ये एक एम्ड है, मतलब अपने आप से। जयशंकर से कुछ बुलवा दिया, आपने देखा जयशंकर भी जाकर कुछ बोल दिया था, उन्होंने कुछ और बोल दिया था जाकर के। तो जयशंकर की स्टेटमेंट ये थी कि हमने तो पहले बता दिया था, फिर हमको क्लियर किया गया, नहीं बताया गया था। तो मेरे को लगता है ये धीरे धीरे बुलाना। आप अगर ये मानते हैं कि आर्मी का कोई जूनियर ऑफिसर बिना सरकार की परमिशन की इतनी बड़ी बात कह देगा, तो फिर हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग में कुछ जर्नलिज्म में परेशानी होगी। तो इसलिए वो डेलिब्रेट किया गया अपनी गलती को थोड़ा बहुत लीक करने के लिए कि हमसे गलतियां हुई है, छोटे आदमी को दिया, हम और आप डिस्कशन कर, बड़ी गलतियां भी छिपी होंगी, हो सकता है बड़े से बड़ी गलती भी छिपी हो, कभी दिनों में आएगी बात। बट सर ये बताइए, चलिए यहाँ से अलग हट के अगर हम जाते हैं, ये अचानक मोरोपंत पिंगले का जिक्र करके भागवत जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने अगर उस भाषण सुना होगा तो उसका मैं इंटरप्रिटेशन अपने, मैं भी संघ में रहा हूँ, जहाँ पर आपने किताब लिखी है, मैं ये कहता हूँ मोरोपंत पिंगले का बर्थडे एनिवर्सरी जो भी मनाई जा रही थी, वहां पर मराठी में बोल रहे थे, सारा का सारा 12 मराठी में। ये एक ही सेंटेंस उनका था जो हिंदी में बोला उन्होंने, अपना जो कहते हैं टेक्स्ट डिविएट करके बोलना। तो उसके पीछे इसका मतलब ये होता कि हिंदी में बोलने का मतलब कि ऑडियंस वो मराठी से आगे जाना चाहते थे। उनका ऑब्जेक्टिव था कि मॉडर्न ऑडियंस की बजाय बाकी नॉर्थ इंडिया के जो हिंदी जानने वाले देश है, उनको पता लगे मैं क्या करना चाहता हूँ। उनकी अपनी अपनी उम्र 75 साल हो रही है, फिर उसके ऊपर अटैक हुआ उनके ऊपर। आपने देखा हो कि जैसे ही उन्होंने बोला
उसके ऊपर कोई आरएसएस से बीजेपी से संबंधित लोग जो है इंटेलेक्चुअल, जो अभी ज्यादा कूदते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनमें से मैं पढ़ के हैरान था, एक आदमी जो अभी भी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आर्टिकल भी लिखता है कभी ना कभी, उसने भागवत जी का अटैक कर दिया कि भागवत जी जो बोल रहे हैं कि अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते पहले। तो जो आप कह रहे हैं कि उनका मतलब ये है कि 75 साल के अंदर की क्या हुआ था, जब मोदी जी ने डिक्लेयर किया था कि 75 साल के अंदर सारे के सालों को आपने मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया, उसकी मीटिंग अभी आज तक नहीं हुई, राजनाथ जी भी स्वराज उस मंडल में है, अडवाणी जी 97 साल के हो गए, वैसे कुछ नहीं है, जोशी जी भी 92 साल के हो गए, वहाँ भी डॉक्टर जी बेचारे चले गए यहाँ से। तो उनका कहने का मतलब है कि 75 सरकार के बना, अगर मान लीजिए दो महीने के बाद अगर भागवत जी रिटायर हो जाते हैं, मेरे को याद नहीं है कि 75 साल की उम्र के बाद कोई संचालक रहा है वहाँ पर, मेरे को अभी तो मैंने स्टडी नहीं की गुरु जी कितनी उनकी डेथ हुई थी, मेरे समझ नहीं आता। अच्छा, देवरस सर, बाला साहब देवरस 79 तक थे, बाला साहब देवरस का तो मुझे हाँ, मैंने देखा नहीं इसलिए मैं क्या 79 उसका सुदर्शन जी नहीं रहे, वहाँ छोड़ दिया, उसके बाद बाकी लोग भी हैं। तो ये 75 साल में अगर वो छोड़ देते हैं, हमको वेट ये करना है कि अगर वो जो कह रहे हैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? आप ये, क्योंकि अगर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो बाकी जिन्होंने शुरू किया था उनको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा पॉलिटिक्स के अंदर। जब संघ चालक जो मूल धारा है गंगोत्री की, जो जहाँ से आता है सब कुछ, अगर वहां से ही आपने कह दिया कि ये हम जा रहे हैं तो आप भी जाइए। अगर आपको लगता है छोड़ेंगे? नहीं, भागवत जी कुछ भी कर सकते हैं, भागवत जी मोदी जी की तरह कुछ भी कर सकते हैं, भागवत जी हैं तो मुमकिन है। भागवत जी तो भागवत जी बड़े मतलब फ्रैंक आदमी हैं, अपनी बात मतलब से कहते हैं, इंटरफेयर ज्यादा करते नहीं, आपने देखा नहीं पहले जितने भी संचालक रहे हैं गुरु जी के बाद जितने आए हैं, जितने सुदर्शन जी बहुत पॉलिटिकली एक्टिव थे, वो तो जाके अपना फाइनेंस मिनिस्टर बदलवा दिया था उन्होंने जाके अटल जी से रात को। तो मोहन भागवत जी पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, आपने देखा नहीं होगा कि मोदी जी के साथ कम पिक्चर उनके सिवाय राम मंदिर के अलावा कई पिक्चर आपको दिखाई नहीं दी होगी उनकी, तो बैठकों में भी जाते हैं। तो मैं जो आपने कहा कि 75 साल के अंदर, क्योंकि मोदी 75 साल हो जाएंगे अभी सितंबर में जाकर के, तो उसके बाद वो क्या होता है देखने वाली बात है। परंतु मेरे को लगता नहीं है कि उनके लिए है, मोदी क्या सोच रहे हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो उठते हैं, दर्जा घूमते हैं, सबसे ज्यादा भाषण करते हैं, मेरे को लगता नहीं है कि रिटायरमेंट की कोई बात उनके सामने है। क्योंकि मोदी की बात रिटायर, मोदी के नाम से तो जीत रहे हैं लोग। अगर सिंबल ही अगर हट गया, अगर आपने जनरेटर ही बंद कर दिया तो बिजली कहाँ से आएगी भाई? ये आपने अच्छा कहा, अगर जनरेटर बंद कर दिया तो बीजेपी की तो बिजली गुल हो जाएगी। लेकिन तो आज मुझे एक बड़े किसी आदमी से बात हो रही थी, तो उनका कहना, देखिए पूरी कोशिश ये है कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि अब आप जो है आडवाणी जी के लिए छोड़िए और आप राष्ट्रपति बन जाइए, तो ये दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि 2027 तक आप राष्ट्रपति हो जाइए। अब आपने 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन लिए, एक इतिहास क्रिएट कर लिया, आप अकेले होंगे जो प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, राष्ट्रपति भी होंगे, और फिर एक नई लीडरशिप आ जाएगी। ये बात फ्लोट की जा रही है संघ की तरफ से। अब मुझे नहीं मालूम कितना सच है, क्योंकि आपके पास ज्यादा जानकारी होगी, इसमें कितना दम लगता है, क्योंकि वाजपेयी जी के साथ तो ये हुआ। वाजपेयी जिस तरह के आप कह रहे हैं कि वाजपेयी जी के ऊपर, मैं तो उस दौरान के अंदर काफी इंटरनली खबरें मिल जाती थी, लोग बात करते थे। अब तो किसी बात खबर है नहीं, बात भी नहीं करता कोई। अब कहता है कि मैं प्रधानमंत्री, कोई कई कैबिनेट जो प्रधानमंत्री से मिलते ही नहीं, कभी कैबिनेट मीटिंग के अलावा मिलते नहीं, 1 साल से बात नहीं उन लोगों की। और पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो भी प्रधानमंत्री से कभी नहीं मिलते। मैं तो पार्टी प्रेसिडेंट को प्रधानमंत्री से बात करते हुए सामने बैठे हुए सुना फोन के ऊपर। तो मैं जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को दबाव बिल्कुल नहीं था जब तक 2004 तक थे। एक दबाव जरूर था जो आज आप भी जो मैंने लिखा भी है उस वक्त, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा बढ़ा करके। 2004 का जो इलेक्शन पहले एडवांस किया गया, जो सितंबर अक्टूबर में होना था, उसको आपने मार्च में कराया, वो दबाव जरूर था उनके ऊपर कि आप चुनाव पहले कराइए। मैं, क्योंकि हमने इंडिया टुडे में इंटरव्यू किया था उनके ऊपर, जनवरी के अंदर मैंने इंटरव्यू किया कि पार्लियामेंट इलेक्शन प्रीपोन हो सकते हैं, कहते हैं बिल्कुल नहीं होंगे, चुनाव समय पर होंगे। तो इंडिया टुडे मैगजीन आई, उसके 2 दिन बाद अनाउंस हो गया कि चुनाव होंगे। मैं अटल जी के बाद फिर गया, कहता जब मैंने कहा था तब फैसला नहीं हुआ था, उसके बाद फैसला हुआ, मैं क्या करूं। तो उस वक्त दबाव ये था कि आप चुनाव जल्दी कराइए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ जाते थे उनका चुनाव हो जाए। चंद्रबाबू नायडू भी हार गए थे तब उस वक्त, क्या आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ था, तो इनके सिर पे चढ़ना चाहते थे, उसका भी दबाव था। प्रमोद महाजन, एल.के. अडवाणी था कि ये सब लोग चाहते थे कि चुनाव जल्दी करा दो। तो ये लगता था उस वक्त कि शायद इस चुनाव के बाद अटल की जगह प्रधानमंत्री बनेंगे एल.के. अडवाणी, ये एक तरह की अंडरस्टैंडिंग लगती थी।
पर छोड़ दीजिए ये नहीं था, चुनाव जल्दी कराइए उसके बाद हम बनाएंगे, ये इन सब लोगों की उस वक्त लगता था एक बातचीत हुई थी, परंतु छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। पर अर्ली इलेक्शन का फैसला ये था कि अटल जी के बाद अडवाणी को बनाया जाए। अडवाणी जी 2009 में अब इतनी मुश्किल से जीते, क्या कर सकते हैं अडवाणी, तो ये वजह से ही पार्टी खत्म होगी इसके बाद। तो अडवाणी जी को हटा भी दिया गया फिर अध्यक्ष से, आपने देखा कैसे हटाया, लीडर ऑपोजिशन से भी हटा दिया गया था। उसके बाद अध्यक्ष से हटाया उनको। लाहौर से जैसे ही वापस आए उनके घर में बर्थडे पार्टी हो रही थी, जिसमें मोहन भागवत जी, अडवाणी जी इकट्ठे टेबल पे बैठे हुए, बाकी संघ के जितने अधिकारी थे, मैं भी था उस दिन बर्थडे के अंदर। ऐसा लगता था जैसे बड़ी इनकी अच्छी दोस्ती है, अच्छे मनाना चाहते हैं अटल जी, अडवाणी जी। भाषण भी दिया भागवत जी ने उनके बर्थडे के, और 3 दिन हटा दिया उनको। तो ये सब जो है आपकी संघ के लोग जब चाहेंगे किसी को हटाना है, प्रधानमंत्री चाहे कोई हो, जब उनके बात दिमाग में बैठ जाएगा तो कुछ भी कर सकते हैं। अब जो अध्यक्ष, जो आपने अध्यक्ष की बात की है, पार्टी प्रेसिडेंट जो नहीं बन पा रहा है, इसके अंदर कहीं आम सहमति नहीं बन रही है। ये तो 6 साल तक कोई भी अध्यक्ष इस पार्टी में लगातार रहा नहीं है, 6ठा साल चल रहा है उनका। अब तक चुनाव हो जाए, अब तो सारे चुनाव में स्टेट में भी हो गए कि 2/3 चुनाव होना चाहिए स्टेट का, आपने पहले लेट कराया, अब एक हफ्ते में आपने 5वां अध्यक्ष बना दिए स्टेट के अंदर। अगर ये भी चाहते होते पहले भी कर सकते थे। तो जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर बन सकता है मोदी जी को, कौन बनाएगा प्रेशर? मैंने पहले कहा, जब जिस पार्टी का जनरेटर या ट्रांसड्यूसर भी है, आप ये कहते थे पावर प्लांट ही वही है जहाँ से बिजली आनी है, उसको आप वहां से बंद कर देंगे तो कैसे होगा? नया पावर प्लांट तो होना चाहिए ना पहले, चाहे एटॉमिक हो चाहे तो सोलर एनर्जी का हो, कोई तो होना चाहिए ना। यहाँ तो कोई पावर प्लांट है ही नहीं, पावर प्लांट ही नहीं है। में कम से कम अटल जी के जमाने में अगर अटल जी 1100 किलोवाट के, क्या 1100 मेगावाट के पावर प्लांट थे, तो अडवाणी जी 800 के थे, कोई और मोदी जी 600 के थे, छोटे छोटे पावर प्लांट थे। यहाँ तो 100 का, प्रमोद महाजन थे, यहाँ तो कोई नहीं, 100 किलोवाट का भी कोई नहीं है। तो इसलिए आप जो बात कर रहे हैं उसके थोड़ा डार्कनेस आ जाएगी पार्टी में, कहीं भी अंधकार हो जाएगा एकदम। बट आपको लगता है कि ये जो अध्यक्ष का मसला है बहुत जटिल हो गया है? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संघ ने इस बार मन बनाया कि भाई कुछ भी हो जाए संजय जोशी को लेके आना है, चाहे वो अध्यक्ष के तौर पर लाए चाहे इसमें दम है क्या इस बात में? मेरे को हंसी आती जब संजय जोशी कोई भी नाम लेता, पता है क्यों लागू से नाम ले रहे हैं, अगले ने फोन ही बंद कर दिया अपना, दूसरा नाम नंबर फोन ले लिया। मेरे को लगता नहीं कोई भी पॉसिबिलिटी संजय जोशी की है, हो सकता मैं गलत हूँ। तो जो भी आदमी बनेगा जो एक्टिव पॉलिटिक्स संघ में है या एक्टिव पॉलिटिक्स में है, उनमें से ही कोई बनेगा। जो बाहर से उठाकर किसी को बना दो, आज तक किसी पार्टी में तो नहीं हुआ, पिछले 50 जनसंघ था तब भी नहीं हुआ था। जो आदमी संघ से कार्य से बाहर है, जो आदमी बीजेपी में है नहीं, उस आदमी को पार्टी के अध्यक्ष आप बना दो, ऐसी कल्पना मैं नहीं कर सकता कम से कम। फिर वही कहा ना, मोहन जी है तो मुमकिन है, तो मोहन जी ये सब नहीं करने वाले हैं। तो जो भी बनेगा, मेरे को लगता है एग्जिस्टिंग लीडरशिप में कुछ होता है, सरप्राइज एलिमेंट जरूर हो सकता है। अगर संघ की बात चलेगी, बट फंसा क्यों है सर? सर ये बताइए, ये फंसा क्यों है? मतलब अध्यक्ष का पद क्यों फंसा? हाँ, फंसा ये है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा, उस अध्यक्ष के लिए लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। अभी तक जो बने थे अपने नड्डा जी, तब नड्डा जी को जब बनाया गया था, अमित शाह उसको चुनाव चाहते के थे 2019 का, 2020 में वो बने थे जाकर कार्यकारी अध्यक्ष रहे। उसके बाद देश इलेक्शन उन्होंने कराया, 2024 का अध्यक्ष उनकी अब की होना नहीं चाहिए था, पर उनको एक्सटेंशन देके कराया गया। तो अब इन्होंने पोस्टपोन इसलिए कि जो भी अध्यक्ष बनेगा, 12 या 13 असेंबली चुनाव होने अगले 3 साल में, 4 साल के अंदर, उनका भी मॉनिटरिंग वही अध्यक्ष करेगा, नॉमिनेशन वही करेंगे सब इलेक्शन के अंदर, उसका पार्टिसिपेशन। हालांकि मोदी जी तो होंगे, अमित शाह जी तो होंगे, पर अध्यक्ष तो एक नॉमिनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर काम करना पड़ता है। तो इसलिए अध्यक्ष पहला ऐसा बनाया जाएगा जो अगले 4 साल के लिए क्या क्या होने वाला है उसको हैंडल कर सके। कोलिशन पार्टनर हो सकता है, कोलिशन की जरूरत पड़े तो आपको फिर 2002 नड्डा जी कर नहीं पाए थे, तो अमित शाह जी ने जैसा वैसा करके कर लिया, चंद्रबाबू नायडू भी लिया, नीतीश कुमार को भी लिया है, सब मिला लिया। अब 12-13 असेंबली इलेक्शन है, उसमें सब में बीजेपी के लगभग है, 1-2 को छोड़ करके। तो उनको दोबारा से जितवाना, तीसरी टर्म है कईयों की दूसरी टर्म है, तो उनको जितवा करके लाना, दोबारा से बीजेपी की सरकारें बनवाना, ये उस अध्यक्ष की जिम्मेवारी होगी। वाइस प्रेसिडेंट आपका बनना है, इसी में प्रेसिडेंट का चुनाव भी होना है 2029 से पहले। उसके बाद 2029 में सारी पार्लियामेंट का इलेक्शन होना है, 140 राज्यसभा के सदस्य इनके रिटायर होंगे, उनका रीनॉमिनेशन होना है। तो ये सब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो, थोड़ा असर्टिव हो, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्वार्टर में हो। और क्योंकि
बीजेपी के अंदर जो बीजेपी अभी है वो बीजेपी सेकंड थर्ड, तो उत्तर के पुराने जमाने का लीडर कोई है नहीं सेकंड लेवल का इस वक्त। अमित शाह जी हैं जो सारी जगह, क्योंकि भाई होम मिनिस्टर बन गए, उसके बाद उन्होंने काम किया, संगठन बनाया उन्होंने, इसलिए आप कह सकते हैं कि और शिवराज चौहान जैसे लोग हैं। बाकी लोग तो है नहीं किसी स्टेट में। योगी जी अपनी स्टेट में रहते हैं। मैंने उनसे पूछा एक दिन, आप बाहर क्यों नहीं जाते? कहते क्या करना, मेरा स्टेट इतना बड़ा है। योगी जी कभी बाहर जाते ही किसी प्रदेश से, सिर्फ बॉम्बे में गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके अलावा जाते ही नहीं। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी के अंदर जो भी अध्यक्ष की तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अगले 4 साल की पिक्चर को, बाकी जो है किस तरह से संगठन को आगे लेना है, 2029 के अंदर क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या फेस करेंगे, कि उसमें राहुल गांधी भी होंगे और मोदी तब 78-79 के हो जाएंगे। तो उसके बाद कौन फेस करेगा, सेकंड कौन फेस करेगा उनको? तो इसलिए मेरे को लगता है कि दोनों के अंदर ये कह रहे कि मोदी जी इसको चाहते हैं, अगर कोई ऐसा फैसला अगर होता कि एक्सेप्टेबल होता तब तक अपॉइंट हो गया होता, क्योंकि देयर इज नो चॉइस जिसके ऊपर दोनों को सहमति हो, जो चाहते हो कि ये व्यक्ति 2029 तक चल सकता है या जो भी। पर सर असहमति क्यों है, असहमति क्यों, डिसएग्रीमेंट क्यों है? डिसएग्रीमेंट यह है कि किस लोग कैसे आदमी, कितनी उम्र के लोग क्या बनाया जाए। यंग आदमी तो होना चाहिए ना। अब नड्डा जी बहुत यंग है थे जब बने सब, तो आपको 55 साल 60 साल के अंदर जितने भी लोग बनाए जिनकी राष्ट्रीय छवि भी हो। और नड्डा की क्षेत्र हिमाचल के महामंत्री रहे कुछ ही, उनके बाद ये बना दिया गया उन्होंने। उधर मोदी नए नए प्रधानमंत्री बन के आए थे, सेकंड टर्म 2019 में आ गई थी उनको, तो उनकी बात चल गई। संघ के लोग, वो संघ के विद्यार्थी में रहे, संघ के प्रचारक रहे, तो संघ वालों ने भी कहा ठीक है, नए लीडरशिप तैयार होनी चाहिए। परंतु उतनी जितनी अपेक्षा नड्डा जी से थी शायद वो डिलीवर नहीं कर पाए होंगे। तो उनको चाहिए कि ऐसा व्यक्ति जो संघ से जुड़ा हो, संघ की संगठन में रहा हो, अच्छी पोस्ट पर रहा हो, कार्यकर्ताओं से जुड़ा हो और ऑल इंडिया लेवल पर उसकी कनेक्टिविटी हो। तो 5-6 लोग हैं, उनमें से किसको बनाएंगे? राजनाथ जी हैं, गडकरी जी हैं, शिवराज चौहान हैं, इसके अलावा कहाँ जाएंगे आप? वसुंधरा है, ये 4-5-6 लोग हैं, इनकी में कोई होना चाहिए। इससे बाहर क्यों ना? धर्मेंद्र प्रधान अभी बहुत जूनियर है, फील्ड बंसल का नाम चलता है, भूपेंद्र यादव का भी नाम चलता है, आपने संजय जोशी का नाम चला दिया। तो मेरे को लगता है जो भी होगा सर मैंने नहीं चलाया, मैंने नहीं चलाया, ये पार्टी के अंदर चला आपने कहा। तो और मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग संजय जोशी से जाके मिल भी रहे हैं, कुछ बड़े पत्रकार भी जाके मिल रहे थे। नहीं, वो पत्रकार ही मिल रहे हैं, इसलिए उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। तो पत्रकारों की चलाए संजय जोशी बनेंगे कि पत्रकारों के साथ बहुत मिलते थे। गोविंद बेचारे पत्रकारों से बहुत मिलते थे, वो अध्यक्ष नहीं बन पाए पार्टी के, अमित जी ने उनको ऐसे ही बात कर दिया उस वक्त। तो अब संजय जी भी प्रधानमंत्री की वजह से बाहर हुए, सबका कहना है। तो संजय जी को पार्टी से बाहर किया, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब लोग मान करके चलते हैं। उसमें क्या सच्चा है क्या झूठा है दूसरी बात है। तो मेरे को लगता है कि आदमी होगा जो दोनों को एक्सेप्टेड होगा, पर संघ को ज्यादा एक्सेप्टेड होगा उसके लिए। अब आखिरी सवाल सर, ये जो बिहार में जो हो रहा है इसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं लेकिन वो गले नहीं उतर रहा है, और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो बहुत ही मतलब बेचैन करने वाली खबरें हैं। तो और उसमें बार बार सरकार को लपेटा जा रहा है और इलेक्शन कमीशन भी कोई बहुत क्रेडिबल आंसर दे नहीं पा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी तो इस वक्त बहुत जीरो किस्म की है। परसेप्शन, अब परफॉर्मेंस तो देख सकते हैं कि अपोजिशन लोग जीते भी हैं। अगर ममता बनर्जी भी जीती है तो क्यों भी जीती है? इलेक्शन कमीशन की वजह से। जहाँ भी अपोजिशन के लोग जीते हैं, 2-3 सरकारें बनी है। अगर कांग्रेस सरकार हैदराबाद में बन गई तो किसकी वजह से बनी? इलेक्शन कमीशन के इसी मॉडल से बनी। तो आप दोनों तरफ से सूट करता है, ये नहीं सकते इलेक्शन कमीशन को एक दिशा। पर आपका कहना ये जो स्पेशल सर्वे कराया है इस वक्त, उसके पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता किसी को, मेरे को भी नहीं समझ नहीं आया क्यों कराया गया। कि जनवरी में अभी कराया आपने, उसके ऊपर इलेक्शन हुआ आपका 2024 का, बाकी स्टेट से क्यों नहीं कराया? होना चाहिए। कहते हैं बंगाल में भी कराएंगे, कहते हैं अगले साल कराएंगे। तो स्पेशल सर्वे के पीछे, क्योंकि मेरी नॉलेज में ऐसा पहले कब हुआ था, उसी साल कभी हुआ, एक बार हुआ होगा, ये करने के मतलब क्या। पर मेरे को ये लगता है ये नेशनल, मेरे को जो अंदर से पता है, जो कहते नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे किया गया है। कि नेशनल सिक्योरिटी में ये कहा गया रिपोर्ट के अंदर कि जितने भी लोग अपने बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, जब बांग्लादेश में जब से हुआ है वहाँ से काफी लोगों का उस बॉर्डर से क्रॉस करना है, कम से कम 20-25-30 लाख एंटर किए हैं लीगली बिहार के अंदर, जो वोटर लिस्ट के अंदर उनके नाम जुड़ चुके हैं। ऐसा उनका एक फाइल मूव की गई है, ऐसा सुनने में आया, सच है कि नहीं? तो उन लोगों को जो ये कहने निकलते हैं कि वो बांग्लादेशी हम निकाल रहे हैं, तो वो एक बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो उसके पीछे रीजन ये है कि बॉर्डर एरिया में याद देखा होगा, वहाँ पर कंसंट्रेशन वहीं पर हो रहा है, किशनगंज है, इधर है, उधर है, जहाँ पर आपको लगता है कि वोटर ज्यादा लिस्ट बढ़ी है। तो
पॉलिटिकल कारण भी हो सकते हैं कि कुछ, जैसे महाराष्ट्र में सडनली वोट बढ़ गए। कि ये जो तर्क है कि 3 से 5,000 वोट जो है पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कम कर दिए जाए, वो इतनी जीतने वाली सीटें बहुत कम, 15-20 सीटें ऐसी है जिसमें इतनी जीत हुई है। अगर आपने वो सीटें कम, पिछली बार भी जब गिनती हो रही थी 2022 के, जब 22 में था, बिल्कुल हम आप साथ ही थे, हम आप साथ थे उस वक्त। हाँ, मैं था वहाँ बैठा था तब, काउंटिंग हो रही थी, हमें लगता जीत गई, वो 15 सीटों में बदलाव हो गया सारा का सारा। तो इस बार भी कहीं उनको बीजेपी के या वहाँ के लोगों को लगता होगा कि ये 15-20 सीटें फिर जिस तरह से पिछली बार काउंटिंग रोकने की वजह से, डिले होने की वजह से, उसके बाद चुनाव जब उनका घोषित किया गया तो सारी की सारी सीटें जेडीयू और बीजेपी के पास चली गई। तो रिस्क नहीं ले जाते, तो ऐसे जो वोटर हैं जो उनको लगता है कि हमारे वोट नहीं है और जो उनके पास दस्तावेज नहीं है, उसके ऊपर आप काट दिए जाए, ये उसमें कोई दम जरूर लगता है। परंतु वहाँ बिहारी पॉलिटिकली बड़े एक्टिव है, वहाँ वोट करना बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। तो जो भी सर्वे कर रहे हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 बात रखी है, अब 20 तारीख को डेट है शायद, उन्होंने कहा कि 28 तारीख, उस दिन ये भी कहा कि ये कंसीडर करिए, उन्होंने कोई नहीं किया कंसीडर अभी तक। तो सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है, भाई हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, हम क्या इतने बेकार आदमी है कि हमारी एक भी बात नहीं मानी आपने? तो उसका भी ऊपर क्या होता है असर, ये देखने वाली बात है कि बिहार का सरकार को या इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को इन्होंने इग्नोर क्यों किया। और वो कहते जब पहले छपा अखबारों में बांग्लादेशी हैं, ये हैं, वो पहले लिख किया जाता ना आप रिएक्शन देने के लिए। तो मेरे को लगता है आपकी बात महसूस कि सर्वे की जरूरत नहीं, इलेक्शन हो सकता था इसके ऊपर, परंतु अगर कोई की नेशनल सिक्योरिटी के लिए किया गया है, ये आर्गूमेंट है, और उनको क्या, अब तो जब रिजल्ट जब आएगी वोटर लिस्ट, अब आने वाली है सेंट्रल वोटर लिस्ट, उसके बाद हम अब बात करेंगे कि क्या हुआ है। अभी तक सब स्पेकुलेटिव के दायरे में कि ये कट जाएगा, वो जुड़ जाएगा, जब तक लिस्ट, तो इलेक्शन तो 3-4 महीने पहले आ रही है ना, तो 2 महीने नवंबर के पहले चुनाव होना है। हाँ, तो उससे पहले लिस्ट अगर आपको मिल जाती है करेक्टेड लिस्ट सर्वे के बाद, तो उसके बाद आपके पास बड़े एवेन्यूज हैं उसको करेक्ट करने के। जो भी चार्ज लगाना है कि आशुतोष का वोट था काट दिया आपने, प्रभु चावला का वोट था काट दिया आपने, ये तो हमारे वोट थे। तो ये देखने वाली बात है कि इसको तब तक हम कोई जजमेंट इसके ऊपर दे नहीं सकते। अगर ये कहती है नवंबर की इसी के ऊपर ऑब्जेक्शन होंगे, सब हर पार्टी को लिस्ट दी जा रही है कि हर पार्टी को वोटर लिस्ट बूथ वाइज दी जा रही है कि ये नाम है, देख लीजिए आप इसके ऊपर, तब तक हमें अपनी जजमेंट जो है, हम कह सकते हैं कि ये बड़ा सब्जेक्टिव डिसीजन था, इसके ऊपर कोई वैलिड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। परंतु जब उन्होंने कहा हम लिस्ट आपको दे रहे हैं, तो मेरे को लगता है तब तक वी शुड होल्ड अवर गन्स, कि उसके बाद पता लग जाएगा कि इन्होंने किस तरह के वोट वहां पर काटे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.